वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं पापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वावधान में नेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आज 23वां दिन है। आज हमारे बीच जो विशिष्ट वक्ता के रूप में है वो डॉक्टर शैलेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ईश्वर शरण पीजी कॉलेज प्रयागराज, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आज का जो व्याख्यान का जो टॉपिक है वह है टीचर एजुकेशन इन NEP 2020 चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान में संयोजक के रूप में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरु जी, उनके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के जितने सदस्यगण हैं उनके द्वारा भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं इस कार्यक्रम के जुड़े हुए जितने श्रोतागण हैं मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर के हम क्या बात करें, काशीनाथ विश्वविद्यालय से लेकर के आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इतनी व्यस्तता के चलते आज ही आप वाराणसी से इलाहाबाद भी गए हैं और कहने पर आपने एक्सेप्ट कर लिया था। और सर की बात करें तो पुस्तक के रूप में, शोध पत्र के रूप में भी आप अच्छे शोध पत्र भी सर का देखेंगे। कॉन्फ्रेंस में भी सर की अच्छी प्रस्तुति रहती है। उसी में सर से बात हुई थी तो सर मेरे निवेदन को एक्सेप्ट किया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग समय न गंवाते हुए आइए हम लोग सर का व्याख्यान सुनते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार, आवाज जा रही मेरी? जी सर, जी। संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी की तरफ से प्रायोजित व्याख्यानमाला में आप सभी श्रोताओं का, शोध अनुसंधान संस्थान के जो कर्ता धर्ता राजकुमार जी का, चेयरमैन साहब का, अन्य सहयोगियों का मैं शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़े समीचीन प्रश्न पर लगातार कई दिनों से आप संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। 3-4 रोज पहले फोन आया राजकुमार जी का तो मना नहीं कर सका। मैं जबकि व्यस्त था, मैं बनारस से ही आज प्रयागराज लौटा हूं, तो बड़े कम समय में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे कि NEP में जो टीचर एजुकेशन की क्या भूमिका है। जैसा कि सबको विदित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक कुल 3 आई, 1968, 1986 और एक लंबे अंतराल के बाद 2020 में आई, जिसमें शिक्षकों की महत्ता को, उसकी भूमिका को एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया और आने वाले समय में दिखेगा भी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, चाहे वो सनातन रहा हो, चाहे प्राचीन विचार की समृद्ध परंपरा रही हो, यह बराबर ही अध्यापकों के उन्नयन की बात करता है, अध्यापक के गौरव की बात करता है और अध्यापक को एक ऐसा दर्जा देता है जो दुनिया के किसी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जिसमें सर्वोपरि सिरोधार के रूप में टीचर की भूमिका को स्वीकार किया जाता है। चाहे प्राचीन परंपरा रही हो, चाहे मध्यकालीन रहा हो, चाहे वर्तमान परंपरा हो, आज भी टीचर का समाज में, विद्यालय में और छात्राओं के बीच एक ऐसी भूमिका देखते हैं लोग कि उससे एक आदर्श समाज के स्थापना में उनके योगदान को देखते हैं। और
ऐसे प्रतिमानों को भारतीय शिक्षकों ने स्थापित भी किया, कहीं से कोई कमी नहीं रखी, चाहे वो चरक रहे हो, सुश्रुत रहे हो, आर्यभट्ट जी रहे हो, बराहमिहिर रहे हो, ब्रह्मगुप्त रहे हो, चाणक्य रहे हो, माधव रहे हो, पाणिनि, जो आप तमाम तरह के, पतंजलि जी रहे हो, नागार्जुन जी रहे हो, जिनका भी नाम ले रहे हैं, ये ज्ञान परंपरा में एक बड़ा विशेष स्थान रखने वाले लोग थे और इन लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवित रखने का काम किया और एक आदर्श शैक्षिक व्यवस्था, आदर्श समाज की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और शिक्षा का कोई क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को, चाहे चिकित्सा रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग रहा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का रहा हो, और हमारे यहाँ तो अभी नहीं, जिनका हम बड़ा गौरव से नाम लेते हैं, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, या तीनों विश्वविद्यालयों में विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे, जिन्होंने अपनी बड़ी सारी पुस्तकों में इसका वर्णन भी किया है। और जब ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारी रही हो तो निसंदेह उस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की भूमिका को स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और जो शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे जो बुनियादी बदलाव थे, वह बुनियादी बदलाव शिक्षकों में भी होने चाहिए। इसी बदलाव को देखते हुए एनएपी में निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की बात की और उसने शिक्षकों को समाज में सम्माननीय और आदर्श के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की बात कही जिससे हम पुनः जो बीच में शिक्षकों की गरिमा में जो बदलाव आए थे, उस गरिमा को पुनः वापस कर लिया जाए। और इसी को देखते हुए और इस गिरावट की चर्चा तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि जब न्यायाधीश वर्मा जी की कमेटी बनी 2012 में, तो उन्होंने कहा, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि आप उसको देख सकते हैं, कि जो शिक्षकों की भूमिका है वह लगातार गिरती जा रही है और बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षक समाज में आ रहे हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है और न ही वह कभी शैक्षणिक संस्थान में उन्होंने दर्शन किया। और इसको बड़ा कोड किया वर्मा कमेटी ने, जस्टिस वर्मा जी ने कोड किया और उन्होंने कहा कि जो इस समय शैक्षणिक संस्थाएं हैं, खासतौर से शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, वो अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और लगातार जो शिक्षकों की है डिमांड बढ़ रही है, खासतौर से बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में, तो सर्व शिक्षा अभियान के बाद लगातार उसकी डिमांड बढ़ती ही गई। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो शिक्षक आ रहे हैं उनमें वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। उसके पीछे जब तथ्य देखा गया तो ये पाया गया कि बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान जो स्थापित हैं वो केवल फाइलों में चल रहे हैं, केवल बिल्डिंग दिख रही है, वहां जो ट्रेनिंग पाने वाले जो भविष्य के टीचर हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो पीपल टीचर हैं, वो विद्यालय में या ट्रेनिंग सेंटर पे जाते ही नहीं। और इसकी भर्त्सना की कमेटी ने, और उसने कहा, एनसीटी को कहा, यूजीसी को कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। और इसको देखते हुए लगातार परिवर्तन होते रहे, बहुत सारी कमेटियां बनी, एनसीटी ने बहुत सारा काम किया, लेकिन ढाक के 3 पात वही साबित हुए। और आज भी स्थिति यही है। वर्तमान समय में भी जितने सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हैं टीचर एजुकेशन के, वह लगातार अभी भी ऐसे बाज नहीं आ रहे हैं। टीचरों का अनुमोदन है, टीचर वहां पढ़ा नहीं रहे हैं। आप जाइए, केवल एडमिशन लीजिए, एग्जामिनेशन में बैठिए और डिग्री लेके चले आइए। जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जो प्रैक्टिकल का पार्ट है, वो अछूता हो जा रहा है। जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, जब स्किल ही नहीं रहेगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे प्रोवाइड हो पाएगी? क्योंकि यही भविष्य के टीचर हैं, भविष्य के अध्यापक है। और यह अध्यापक जब
विद्यालयों में जाता है तो टीचिंग स्किल न होने के नाते वह ठगा सा महसूस करता है, और जो बच्चों को प्रोवाइड कराता है एजुकेशन, वह स्किल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता, ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर पाता है। इसको देखते हुए एनएपी 2020 में बहुत सारे बदलाव किए गए, और वर्तमान समय में इस बदल एनएपी 2020 लागू होने से पहले ये बदलाव खासतौर जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी उसमें देखने के लिए मिल जा रहा था। हम यहाँ दो तरह से देखेंगे कि जो एजुकेशन है, खासतौर टीचर एजुकेशन, इसको दो भाग में बांट के देखने का प्रयास करेंगे। एक तो बेसिक एजुकेशन, एक सेकेंडरी एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन के बारे में अभी पूर्णतः एनईपी 2020 में पूर्णतः स्पष्टता नहीं प्राप्त हो पाई है कि कौन से प्रोग्राम आगे हम कंटिन्यू करेंगे, कौन सा कंटिन्यू नहीं करेंगे। डीएलएड करेंगे, डीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, बीएलएड करेंगे, इसका अभाव देखा गया। लेकिन डायट्स की भूमिका की चर्चा बखूबी की गई है। डायट्स को कैसे रीच किया जाए, इनरीच किया जाए, इसकी चर्चा एनईपी 2020 में की गई है, और डायट्स के थ्रू हम कैसे बेसिक एजुकेशन को प्रोवाइड कराएंगे। और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था 10+2 का, एनईपी में उसको बदलने का काम किया, वो बताने की बहुत जरूरत है, सब लोग जानते भी हैं। 5+3+3+4। तो इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जो अभी तक अछूता था, जो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा था, उसको जोड़ करके अब बेसिक एजुकेशन का जो क्लास 1 टू क्लास 5 था उसको तोड़ दिया गया, और तीसरे वर्ष से लेकर के कक्षा 2 तक, यानी 3, 4, 5, 6, 7 वर्ष तक की जो शिक्षा है वह 5 इयर्स के स्ट्रक्चर में दी जाएगी। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि इसको पढ़ाने वाले टीचर्स कहां से आएंगे, इनको पढ़ाएगा कौन? इसमें अभी एनईपी 2020 में बहुत खुल के बात नहीं कही गई है, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, यही भविष्य की चुनौतियां भी हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पैरा टीचर्स या जो आंगनवाड़ी या बालवाड़ी चलाने वाली कार्यकर्ती हैं, जिनको हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या बालवाड़ी कार्यकर्ती बोलती हैं, उन कार्यकर्तियों के द्वारा इनको संचालित करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बेसिक उनको एक पहले से ही लगातार वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम करती हैं, और वो गांव से जुड़ी भी हैं, उनके सेंटर्स ऑलरेडी गांव में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो स्ट्रक्चर 5 ईयर का है, पहले वाला स्ट्रक्चर, उसको वह आंगनवाड़ी या बालवाड़ी केंद्रों द्वारा संचालित कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पैरा टीचर्स के रूप में या परमानेंट नियुक्ति की जाएगी कि नहीं की जाएगी, अभी भी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, न कोई भी रिकमेंडेशंस लागू की गई हैं। इसके बाद यह हाल लगभग क्लास 8 तक 5+3+3 यहां तक ये चलेगा। इसमें बीटीसी चलेगा कि नहीं चलेगा, बीएलएड चलेगा कि नहीं चलेगा, डीएड चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर अभी भी एनईपी 2020 में कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई वर्णन नहीं किया गया है, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, चलेगा, क्योंकि अभी उस पर कहीं इस तरह के संकेत नहीं है। अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो डाइट्स की भूमिका बंद हो जाएगी, क्योंकि एनईपी 2020 में डाइट्स की भूमिका पे चर्चा बखूबी की गई है, इसलिए यह प्रोग्राम चलेगा। अब बात आती है सेकेंडरी एजुकेशन की। सेकेंडरी एजुकेशन में जो प्रोग्राम है उसको 3 तरह से चलाने की बात की गई, और उसको हायर एजुकेशन में जोड़ते हुए चलाने की बात की गई, और इसको बीएड के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जो ऑलरेडी जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें रन कर रही हैं, वो उसमें ऑलरेडी चल रही हैं, उसमें चलाने की बात की गई थी। और उसकी संकल्पना ये थी कि 4 ईयर बीएड प्रोग्राम, जिसको इंटीग्रेट बोलते हैं, उसको बीए बीएड या
बीएससी बीएड बोलते हैं। इसके बाद एक नई संकल्पना आई 2 ईयर प्रोग्राम के रूप में कि 2 ईयर प्रोग्राम चलाया जाए, और उसमें एक 1 ईयर प्रोग्राम जो पहले से चल रहा है उसको भी संचालित करने की बात है। समस्या इस बात से है कि सभी लोग टीचर बनने तो आएंगे नहीं, सभी लोग बनने टीचर नहीं आएंगे तो सब लोग एडमिशन भी नहीं लेंगे, और जो टीचर बनता है सेकेंडरी एजुकेशन में या बेसिक एजुकेशन में, इसमें 2 तरह के टीचर पाए जाते हैं, एक बाई चॉइस आते हैं, एक बाई चांस आते हैं। तो जो बाई चॉइस आएंगे उनकी संभावना बढ़ जाएगी, और जो बाई चांस आते थे उनकी संभावना कम होगी। संभावना इसलिए कम होगी कि जो बाई चांस आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन में टीचर्स बनने के लिए, कहीं नौकरी नहीं मिली तो चलो बीटीसी कर लिया, बीएड कर लिया, और खास उत्तर भारत में अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई है राजकुमार जी कि लगातार आपको बुला करके एडमिशन देने की बात चलती है। आइए एडमिशन लीजिए, हम आपकी फीस भी नहीं लेंगे, जो स्कॉलरशिप आएगी वो हम उसे अपनी फीस ले लेंगे। ये बहुत सारे सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के वो करते हैं। ऐसे लोग अगर टीचर्स बनते हैं तो वो बाई चांस वाले हैं, या फिर कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो चलिए हम बीटीसी या बीएड करके टेट क्वालिफाई करके सीट क्वालिफाई करके चले जाएंगे। लेकिन अगर जो बालक जिसके अंदर वो टीचर बनना चाहता है, जो विद्यार्थी टीचर बनना चाहता है, अगर वो प्रारंभ से ही अगर उस जॉब के प्रति, उस कोर्स के प्रति लालायित है, चाहता है कि मैं, मेरे अंदर जिज्ञासा मैं यही बनूंगा, तो बाई चॉइस हो जाएगा और इसकी संख्या बढ़ेगी। पहले कम थी, लेकिन अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करता है या 2 ईयर प्रोग्राम करता है या 1 ईयर का प्रोग्राम करता है तो निश्चित रूप से इसकी जो संभावना है वो बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी कि इसमें वैसे ही लोग आएंगे जो कहीं ना कहीं टीचिंग जॉब के लिए लालायित होंगे या उनकी जिज्ञासा होगी या वो टीचर बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों की कमी हो जाएगी जो बाई चांस आ गए हैं। तो बाई चांस जब हट जाएंगे तो निश्चित रूप से जो टीचर एजुकेशन का भविष्य है वह बड़ा ही उज्जवल होगा, और उस उज्जवल भविष्य में हम एक ऐसे अध्यापक को देख सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है। क्योंकि इसमें हम जो एनएपी 2020 है वो ऐसे टीचर्स की संकल्पना लेकर के आ रही है जो बराबर अपने नॉलेज को अपडेट रखेगा, रिफ्रेश करेगा, नॉलेज गेन करेगा। चाहे जो नॉलेज बराबर बदल रहे हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो टीचिंग जॉब नहीं कर सकता। और इसमें खास तौर से उनके चाहे रिक्रूटमेंट की बात हो, चाहे उनके पेमेंट की बात हो, चाहे उनको लाभांश देने की बात हो, और जो पश्चिमी संकल्पना में खासतौर से अमेरिकन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में है कि आपका इंक्रीमेंट तभी लगेगा जब आप बच्चा आपसे संतुष्ट होगा और आपके जो फीडबैक है वो बच्चों से लिए जाएंगे। अगर अब फीडबैक आपका ठीक नहीं है तो आप निश्चित रूप से पढ़ाने योग्य नहीं है, और अगर आप अपने को अपडेट नहीं रखेंगे तो आपके लिए बड़ी समस्या होगी। जो न्यू टीचर्स अपॉइंट होंगे उनके लिए बड़ी समस्या होगी। इसलिए एनएपी 2020 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, और क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको बराबर अपने आप को अपडेट रखना होगा। अगर आप अपने अपडेट नहीं हैं, आप अपने नॉलेज का एक्सटेंशन नहीं करते हैं, न्यू नॉलेज को नहीं अपने आप ऐड करते हैं, तो निश्चित रूप से आप पिछड़ जाएंगे। और इस समय तो तकनीकी युग है, इस तकनीकी युग में अगर आप अपने को बराबर रिफ्रेश नहीं किए, अपने को न्यू नॉलेज से आपने नहीं जोड़ा, तो आप पिछड़ जाएंगे और आने वाली संभावनाएं जो हैं
वह निश्चित रूप से एजुकेशन को भी प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी और वही टिकेगा जो बढ़िया बिकेगा। जो दिखेगा ही नहीं वो बिकेगा नहीं, और दिखने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। और एनईपी में क्या लाभ होगा शिक्षकों को, या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनकी, उन पर हम अगर चर्चा करें तो जो एनईपी है वह एनईपी लगातार एक तरह से एग्रीगेट एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करती है। अगर आपके पास चहुमुखी विद्या का भंडार नहीं है तो आप नहीं टिक पाएंगे। इसलिए आपको अगर टिकना है तो एग्रीगेटेड जो नॉलेज है उसको गेन करना होगा। दूसरा, अभी एक बड़ी समस्या आ रही थी लैंग्वेज प्रॉब्लम की, तो इसमें भी त्रिभाषा सूत्र को एक्सेप्ट किया गया है, और खास तौर से बेसिक एजुकेशन में मदर लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है, और इसमें जो स्थानीय भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको, उनके लिए भी रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से मिलेंगे। तीसरा, एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अगर जो न्यू टीचर्स हैं वह ऑलरेडी जो डिजिटल इक्विपमेंट से उससे सुसज्जित रहते हैं, तो जो नए टीचर्स उनके लिए डिजिटल एजुकेशन का लाभ अवश्य मिलेगा। और यह जो डिजिटलाइजेशन है वह शिक्षकों के विकास में, शिक्षकों के ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा, और वह एक तरह से हेल्पिंग टूल्स के रूप में काम करेगा जो शिक्षक उसको अपनाएंगे। इसी तरह से जो इवैल्यूएशन की बात की जाती है, और इवैल्यूएशन पे बड़ा फोकस है सरकार का, या एनईपी 2020 की जो रिकमेंडेशन उसमें अब ऐसे इवैल्यूएशन की बात नहीं की जा रही है जिससे लड़का तनाव महसूस करे। और इसको कम करने के लिए आपने देखा हो कि लगातार प्रधानमंत्री जी परीक्षा से जो मूल्यांकन होंगे वह एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं। यूनिट वाइज टेस्ट लीजिए, मंथली टेस्ट लीजिए, मिड टर्म टेस्ट लीजिए, और सारे अंकों का जोड़ बच्चों के फाइनल डेटा शीट पे जाएगा, उनके चार्ट पे जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये नहीं कि हम फाइनल में कोई परीक्षा लेंगे और बच्चे को 2 जगह फेल हो जाएगा। यानी जो हौवा बना हुआ है इवैल्यूएशन का, परीक्षा का, वह बच्चों के सर से उतारना है, ताकि बच्चा यूज टू रहे एग्जामिनेशन के प्रति। इसके साथ साथ सरकार ये भी कह रही है कि अगर आपके पास कोई अन्य स्किल है तो वह इन अन्य स्किल भी बच्चों को एक तरह से वर्क बेस्ड या वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन की बात कर रही है, वह भी आपको देना पड़ेगा। यानी खुद भी स्किल्ड रहेंगे तभी आप दे पाएंगे, तो आपको भी स्किल सीखना पड़ेगा, अन्यथा आप काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अब हम कुछ चुनौतियों की बात कर लेते हैं। जब हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करते हैं, 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करते हैं, 1 ईयर की बात करते हैं, तो एक बड़ी समस्या आती है कि क्या टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चे कम आएंगे क्या? क्योंकि अगर बाई चॉइस आएंगे तो बाई चॉइस कितने ऐसे बच्चे हैं जो टीचर एजुकेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और यह जो पाठ्यक्रम है पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स का, वह अपने आप में थोड़ा अभी भारतीय परिवेश में समझने से परे है। क्योंकि वो जो हम लोग बीएड किए थे या एलटी किए हुए लोग हैं या बीटीसी किए लोग हैं, वह
एक तरह से केवल टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते थे। इसमें क्या है, इसमें आप अपने विषय का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग के सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। और इसमें जो टीचर्स ट्रेनिंग का हिस्सा है वो कितना लाभप्रद होगा, कितना एक्टिव रहेगा, कैसे टीचर्स आपको मिलेंगे, यह भी एक बड़ी समस्या है। तो इसमें पहली सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है कि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को खंडों में समझना थोड़ा मुश्किल है, खास तौर से शुरुआती स्तर पर। दूसरी बात यह है कि जो पाठ्यक्रम है वो कैसा बनेगा। पाठ्यक्रम, भाई 4 साल के पाठ्यक्रम को 1 साल में समेटना, 1 साल के पाठ्यक्रम को 2 साल समेटना, 1 साल के पाठ्यक्रम को 4 वर्ष में डिवाइड करना, यह भी एक बड़ी समस्या है। करिकुलम से रिलेटेड यह समस्या निश्चित रूप से आएगी। तीसरी बात यह है कि कितने ऐसे विद्यालय हैं सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल के कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के इंस्टीट्यूशन है जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास बाय चॉइस की जब बात आएगी तो जो टीचर्स, जो पीपल टीचर हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी संख्या कम निश्चित रूप से हो जाएगी। यह भी एक चुनौती की बात है। तीसरी बात है कि जब आप रेगुलर कोर्स के साथ या सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ इसको करने का प्रयास करेंगे तो स्किल जो है वो कहीं खो न जाए, क्योंकि हम जब टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो स्किल्ड बेस्ड या टीचिंग इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, तो जो हमें स्किल सिखाई जाती है टीचिंग से रिलेटेड, वह कहीं पीछे न छूट जाए, यह भी एक समस्या का कारण बना हुआ है। इसके बाद है जो सोशल इश्यूज हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में उठाते हैं विभिन्न एक्टिविटी के द्वारा, उसकी भी कोई कमी ना आ जाए, क्योंकि इससे भी हम अपने आप को अछूता रखते हैं। जब जनरल कोर्स चलते हैं बीए बीएससी बीकॉम में, तो आप देखते हैं कि सोशल इश्यूज पे बहुत चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं जो सोशल इश्यूज की होती हैं उसको हम उठाते हैं। तो यह जो पक्ष है यह अभी कहीं छूट न जाए। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या आई है जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसका भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपना महत्व रहता है। अगर उस महत्व को अगर हम सामान्य विषयों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह एक गैप दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक बच्चा अनमेच्योर रहता है। तो यह जो इश्यूज हैं उस पर भी एक बड़ी समस्या होगी। तीसरी बात है, अभी तक जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम होते हैं खास स्नातक स्तर के, जिनके साथ हम बीएड प्रोग्राम को जोड़ करके चलाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वह ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई नवाचार नहीं है, कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट की गई है। तो यह कैसे संभव है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में नवाचार को हम सम्मिलित कर पाएंगे? तो ये बहुत सारी समस्याएं थी जिसको हम लोगों ने आपके सामने रखा। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें या और समस्याओं की बात करें, बेसिकली मैं भूल गया थोड़ा सा कि सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बेसिक एजुकेशन में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं उस पर अभी भी एनईपी 2020 पे कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, तो उस पर क्या संभावनाएं बन रही हैं? जब तक इस पर खुल के कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन ना आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारतीय सरकार का, कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये चलाना चाहते तब भी या नहीं चलाना चाहते तब भी एनईपी 2020 में इसकी चर्चा जरूर की जाती। तो अभी डायट्स की भूमिका की चर्चा की गई कि डायट्स को किस तरह से इंग्लिश किया जाए, लेकिन बेसिक एजुकेशन की नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि जो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, उसमें जो पहला स्ट्रक्चर है 5 इयर्स का, अगर वो बालवाड़ी या आंगनवाड़ी के पास चला जाता है तो वहां पर इन जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं या बेसिक एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी संख्या में निरंतर कमी आएगी। तो उसका असर भी पड़ेगा कि रोजगार के अवसर जो ट्रेंड बच्चे हैं उनको कम उपलब्ध होंगे वहां पर, क्योंकि वहां पैरा टीचर्स या आंगनवाड़ी या बालवाड़ी कार्यकर्ताओं से काम चला जाएगा, तो निश्चित रूप से वहां रोजगार के अवसर
कम उपलब्ध होंगे। अगर हम इन टोटल कंक्लूजन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो एनएपी है वो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए शिक्षण गुणवत्ता और जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को इंक्रीज करते हुए उनको एक तरह से पुरस्कार दे करके या इंक्रीमेंट के रूप में प्रोवाइड करके उनके गौरव को लौटाने की बात करती है। और एक सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसमें टीचर्स को फैसिलिटेटर की संज्ञा दी जा रही है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी मेरा छूट गया था। अब आप टीचर ना होकर के, गुरुजी ना होकर के, अध्यापक ना होकर के एक फैसिलिटेटर के रूप में आपकी भूमिका होगी। आपको बच्चे को एक केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है और बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। फैसिलिटेटर में व्यवस्था एक तरह से एक माली की हो जाती है कि आपको केवल पौधे में काट छांट करनी है, स्वाभाविक गति से पौधा आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यही एनईपी 2020 का एक निष्कर्ष है और इसको हम बखूबी, हमारा दायित्व है, नए शिक्षकों का दायित्व है कि इसको बखूबी निभाएं। इसी के साथ मैं राजकुमार जी का बड़े कम समय में हमने अपनी बात रखी क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था, फिर भी आप लोगों ने समय दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्कृत सौर्यम पे आपने समय दिया और कम समय और इतनी सरल भाषा में शिक्षकों के लिए क्या भूमिका होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की क्या भूमिका होगी, ये आज हम समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया संस्कृत सौर्यम में। इसके लिए बहुत बहुत आपका हमेशा संस्कृत सौर्यम आभारी रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।